नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मानस मिश्रा आप सभी का आपकी हिंदी विद मनु बुंदेली चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही कठिन है पढ़ने में, उसकी भाषा भी थोड़ा सा जटिल है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य की श्रृंखला। जिन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ में या फिर कक्षाओं में हिंदी साहित्य को सही ढंग से नहीं पढ़ा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको सभी कालखंडों को, उनके कवियों को एवं रचनाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाता चलूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइए, बने रहिए आपकी हिंदी विद मनु बुंदेली चैनल में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास मैंने यहाँ पर जो पुस्तक रखी हुई है, ये उनके लिए है जिन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ में हिंदी को सही ढंग से नहीं पढ़ा, नहीं जाना। तो इस पुस्तक को खरीद लें, इसकी कम से कम 2 या 3 रीडिंग अच्छे से कर लें, ताकि आपको हिंदी साहित्य की जो मूलभूत पृष्ठभूमि है वो आपको पता चल सके। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपनी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की प्राप्त कर सकें। तो आज बात करते हैं, जो मुख्य किताबें हैं उनको मैं बता दूं कि ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है। हिंदी साहित्य के लिए सबसे बेस्ट बुक है अभी तक की। नेट जीआरएफ में भी इस पुस्तक का उपयोग होता रहा है और अभी भी हो रहा है, तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। लगभग 400 के समथिंग इसका दाम होगा। और दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये है आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की। लगभग 150 रुपये की किताब है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप उसे अमेज़न से खरीद सकते हैं या फिर आप पास की किसी दुकान से खरीद सकते हैं। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ना दोनों को डाउनलोड करके डाउनलोड भी मिल जाएंगी गूगल पे, लेकिन आप इन्हें परचेज करके रख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी से अगर आपको आगे पीएचडी या एमए या एमफिल करना है तो ये सारी किताबें आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। चलिए तो आज बात करते हैं हम हिंदी साहित्य में प्रथम कवि एवं प्रथम रचना की, और इसके बाद करेंगे हम हिंदी साहित्य के आदिकाल में अपभ्रंश काव्य की, क्योंकि आज मेन टॉपिक जो है वो हमारा अपभ्रंश काव्य रहने वाला है। तो अपभ्रंश काव्य को आज हम सब अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रथम कवि एवं प्रथम रचना के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उन्होंने स्वयंभू को हिंदी भाषा का पहला कवि माना है। पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने पहला कवि माना है। जो स्वयंभू जी हैं, ये अपभ्रंश भाषा के भी पहले कवि हैं और जैन परंपरा के भी पहले कवि हैं। तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को कहा है और हिंदी भाषा के प्रथम कवि हैं। इनको 8वीं शताब्दी में रखा गया है कवियों की श्रेणी में, और इनका जो समय है वो 783 ईस्वी सुनिश्चित किया गया है, 783। आगे बात करते हैं हम राहुल सांस्कृत्यायन जी की। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी का जो समय है, उन्होंने सरहपाद को माना है और सरहपाद की जो समय सीमा है वो 7वीं शताब्दी माना है। इनका जो समय है वो है 769 ईस्वी। फिर आगे बात करते हैं गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है, और उनकी जो रचना है भट्टेश्वर बाहुबली रास, इसको उन्होंने प्रथम रचना माना है। किसकी? हिंदी की प्रथम रचना भट्टेश्वर बाहुबली रास को माना है गणपति चंद्रगुप्त ने। इसके बाद बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि जो माना है चंद्रवरदाई को माना है प्रथम कवि, और जो प्रथम रचना माना है वो माना है पृथ्वीराज रासो को। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार पहुंचे तो पृथ्वीराज रासो उनके प्रथम कवि होंगे, और उनका महाकाव्य है जो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम शिव सिंह सेंगर की। तो शिव सिंह सेंगर ने जो प्रथम कवि माना है वो माना है पुष्यदंत को। इनको पुण्य कवि भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, और इनका जो समय है वो है 7वीं शताब्दी का। आगे बात करते हैं हम डॉक्टर नागेंद्र ने किसे माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार्य को प्रथम कृति माना है, प्रथम रचना माना है। देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। इसका जो रचना काल है वह है 933 ईस्वी। ये अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है वो माना है अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान भी लिखा मिलता है। तो ये थे प्रथम कवि और उनकी प्रथम रचनाएं। अब हम बात करते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल के संबंध में कुछ विद्वानों का कुछ मत हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शुक्ल जी का ही मत है। शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल को शुक्ल जी कहते हैं कि जो आदिकाल है वह अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग रहा है। किसका? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग रहा है आदिकाल। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो
आदिकाल रहा है वह अत्यधिक व्याघाताओं का युग रहा है। इसका रहा है अत्यधिक व्याघाताओं एवं अत्यधिक विरोधी। बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघाताओं का युग कहा है। इसका युग कहा है अत्यधिक विरोधी एवं व्याघाताओं का युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब बात करते हैं हम आदिकाल में हम किन किन साहित्यों, किन किन कवियों, किन काव्यों को पढ़ेंगे। तो उन सभी का विवरण इस प्रकार है। पहले हम अपभ्रंश को पढ़ेंगे, अपभ्रंश काव्य, फिर सिद्ध काव्य, फिर जैन काव्य, फिर नाथ काव्य, फिर रासो काव्य, फिर विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे, फिर अमीर खुसरो के बारे में, और फिर विविध में जो कुछ बचेंगे लेखक उनके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में सप्ताह जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम 100 प्रश्नों का आदिकाल का एक टेस्ट रखेंगे। 100 प्रश्नों का आदिकाल का टेस्ट रखेंगे। तो कहीं मत जाइए, आप इसी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी को हर एक जानकारी हिंदी साहित्य से संबंधित मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं हम अपभ्रंश साहित्य की। तो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। किससे? हिंदी साहित्य का आविर्भाव वो मानते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। आगे बात करते हैं कि गाथा या गाहा कहने से जिस प्रकार प्राकृत का बोध होता है, शुक्ल जी कहते हैं कि गाथा या गाहा कहने से जिस प्रकार प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। क्या? कि गाथा या गाहा कहने से जिस प्रकार प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अब बात करते हैं भरत मुनि की। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश के बारे में क्या कहा है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को कहा है देश भाषा। क्या कहा है? भरत मुनि जो भरत मुनि जी हैं, उन्होंने अपभ्रंश को अपभ्रंश न कहकर उन्होंने देश भाषा कहा है। क्या कहा है? देश भाषा कहा है। आगे बात करते हैं, आपको बताते चलें कि जो भरत मुनि है उनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। ठीक है। अब बात करते हैं कि राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है। तो राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। तो अब हम अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू पर चर्चा करेंगे, जिन्हें राम कुमार वर्मा ने 8वीं सदी में रखा है। कब रखा है? 8वीं सदी में रखा है। राम कुमार वर्मा ने पहला कवि माना है। तो बात करते हैं स्वयंभू की। तो स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। और अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास स्वयंभू को कहा जाता है। और स्वयंभू ने अपने आप को, अपनी भाषा को देसी भाषा क्या कहा है? स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अब स्वयंभू की रचनाओं पर ध्यान देते हैं। स्वयंभू की जो रचनाएं हैं वह हैं पौमचर्यु, ऋक्षनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। क्या है? पौमचर्यु, ऋक्षनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, जिसमें पौमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। और पौमचर्यु में राम के चरित्र का विस्तार है। किसका विस्तार है? पौमचर्यु में राम के चरित्र का विस्तार है। आगे बात करते हैं हम पुष्यतंत्र की। किसकी बात करते हैं? पुष्यतंत्र की। तो पुष्यतंत्र जिन्हें 10वीं शताब्दी में रखा गया है, 10वीं सदी में। पुष्यतंत्र को जो उपाधियां हैं, पुष्यतंत्र ने अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक जैसी उपाधियों से पुष्यतंत्र ने अपने आप को अभिहित किया है। किन किन उपाधियों से? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। शिव सिंह सैगड़ ने पुष्यतंत्र को प्रथम कवि माना है। और शिव सिंह सैगड़ ने इन्हें क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सैगड़ ने पुष्यतंत्र को भाखा की जड़ कहा है। और हम बात करते हैं पुष्यतंत्र के रचनाओं के बारे में। पुष्यतंत्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पुष्यतंत्र की रचनाओं में देखते हैं तो जसहरचर्यु, महापुराण, रणकुमारचर्यु, जो उनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। 3 प्रमुख रचनाएं हैं, महापुराण, रणकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। ठीक है। अब पुष्यतंत्र को एक और बात है, पुष्यतंत्र को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। और चरित काव्यों में पुष्यतंत्र ने चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। किसका? चौपाई छंद का प्रयोग किया है पुष्यतंत्र ने अपने चरित काव्यों में। जैसे रणकुमारचर्यु हुआ तो ये चरित काव्य है, जसहरचर्यु हुआ तो चरित काव्य है। इनका जो महापुराण है, इसको 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि इसमें 63 महापुरुषों का जीवन परिचय मिलता है, इसलिए। अब बात करते हैं, यहाँ चौपाई छंद आया था, तो चौपाई छंद को बताते चलें कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, जबकि जो अपभ्रंश कालीन चौपाई चलता था उसमें 15 मात्राएं होती थी। कितनी मात्राएं? 15 मात्राएं, जो अपभ्रंश में चौपाई था। वर्तमान में जो चौपाई छंद है उसमें 16 मात्राएं होती हैं।
जब हम काव्य शास्त्र पढ़ाएंगे तो चौपाई, छंद, जो भी छंद हैं, अलंकार हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। अब बात करते हैं हम धनपाल। धनपाल का जो ग्रंथ है, पूछा जाता है भविष्यत कहा, भविष्यत कहा, भविष्यत कहा, जो धनपाल का ग्रंथ है। और धनपाल कौन थे? मुंज के कवि सभारत्न थे। राजा मुंज, सभी ने सुना होगा नाम, तो राजा मुंज के कवि सभारत्न थे धनपाल। और इनके जो भविष्यत कहा इनका ग्रंथ है, इसको लौकिक चरित काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौकिक चरित काव्य भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जिनदत्त सूरी की। तो जिनदत्त सूरी का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है रसायन रास, उपदेश रसायन रास इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, उपदेश रसायन रास, जिसकी रचना हुई थी 1114 ईस्वी में। और ये जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है। यह जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है, उपदेश रसायन रास। ठीक है, आगे बात करते हैं हम शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। कब लिखा गया? 1184 ईस्वी में लिखा गया, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का। और रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय जाता है, परिवर्तन करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है शालिभद्र सूरी को। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय। अब बात करते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम कवि माना है जिन्हें, इनका जो ग्रंथ है वह है संदेश रासक। और संदेश रासक एक विरह खंड काव्य है। इसमें विरह श्रृंगार पर लिखा, इसमें विरह वेदना ज़्यादा है, इसलिए इसको विरह खंड काव्य की संज्ञा दी गई है। आगे बात करते हैं पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा रचना है मुनि राम सिंह की। राम सिंह जो है सबसे बोला है अपभ्रंश साहित्य में सबसे दार्शनिक जो व्यक्ति हुए हैं, चिंतनशील व्यक्ति हुए हैं, वो मुनि राम सिंह हुए हैं। फिर बात करते हैं हम जोइंदू। जोइंदू के प्रमुख दो ग्रंथ हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। इन दोनों को याद कर लीजिएगा, अधिकांश योगसार परीक्षा में पूछा जाता है। योगसार किसका है? तो जोइंदू का, और परमात्म प्रकाश भी जोइंदू का है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल में कितने कवियों को रखा है? तो 9 कवियों को रखा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल में 9 कवियों को रखा है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने 19 कवियों को रखा है। मिश्र बंधु कितने कवियों को रखा है? 19 कवियों को रखा है। अब बात करते हैं आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य को किस प्रकार से बांटा है। तो आचार्य शुक्ल ने अपने जो आदिकाल का साहित्य है उसको 2 भागों में बांटा है। एक को बांटा है अपभ्रंश काव्य के रूप में, और एक को बांटा है देश भाषा काव्य के रूप में। क्योंकि हमको अपभ्रंश काव्य अभी आवश्यकता है, तो अपभ्रंश काव्य में हम देख लेते हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। 4 ग्रंथों को रखा है, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और देश भाषा काव्य में उन्होंने 8 ग्रंथों को रखा है। 8 ग्रंथों में कौन कौन से हैं? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जयमैन जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो ये जो टोटल 12 ग्रंथ हैं, ये शुक्ल जी ने इनको 4 और 8 के रूप में विभाजित किया है। पहले को उन्होंने अपभ्रंश काव्य कहा है, दूसरे को उन्होंने देश भाषा काव्य। आगे बात करते हैं हम जो प्रसिद्ध जैन आचार्य हुए हैं हेमचंद, जिनका एक व्याकरण ग्रंथ है जिसको बोला जाता है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये प्रमुख उनका व्याकरण ग्रंथ है। ये एक जैन आचार्य हैं और इन्हें प्राकृत का पानी भी कहा जाता है। हालांकि पूछा जाता है उनका व्याकरण ग्रंथ, लेकिन जो अन्य रचना है वो है कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम माला कोश। तो ये हेमचंद की कुछ रचनाएं थी। आगे बात करते हैं कि जो कुमारपाल प्रतिबोध है, तो अब प्रमुख रचनाओं पर बात करते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध ये 1241 विक्रम संवत में लिखा गया, और ये सोमप्रभ सूरी का है। देखिए आदिकाल में अधिकांश हमें ग्रंथों को याद करना पड़ेगा, जो भी ग्रंथ हैं इसमें हमें उनकी प्रवृत्ति नहीं देखनी, ना उनकी हमें विशेषता पढ़नी है, ना उनके अंदर ज़्यादा उनके बारे में पढ़ना है। सिर्फ हमको आदिकाल में ग्रंथों को याद करना है। आप जितने ग्रंथ याद कर सकते हैं उन सभी ग्रंथों को मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। लगभग सारे ग्रंथ इसमें सम्मिलित हैं। जो ना हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसको अगली वीडियो में हम ऐड कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रबंध चिंतामणि किसका है। तो ये मेरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि। प्राकृत पेंगलम, तो प्राकृत पेंगलम अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है। तो यह ग्रंथ जो है यह लक्ष्मीधर का है, लक्ष्मीधर ने लिखा है, और इसकी टीका लिखी है वंशीधर ने। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ लिखा है लक्ष्मीधर ने, टीका लिखा है वंशीधर ने। यह 14वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया था। और प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। यह छंदशास्त्र ग्रंथ है, कोई व्याकरण नहीं है, ये छंदशास्त्र वाला ग्रंथ है। आगे बात करते हैं सारंगधर। तो सारंगधर ने जो उनका ग्रंथ है उनका है सारंगधर पद्धति। सारंगधर पद्धति यह क्या है? पद्यकोश है। और आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में कहा है कि जो छंदों का आधार बताया है, प्राकृतिक पेंगलम के जो छंदों का आधार बताया है, कहाँ से लिया गया? हमीर रासो के ग्रंथ से लिया गया। ये शुक्ल जी ने इन्हें कहा है। आगे बात करते हैं बच्चन सिंह ने कहा है सारंगधर को
कि कुंडलीय छंद का प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर ही थे। कुंडलीय छंद का प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर ही थे। ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। तो अब बात कर लेते हैं एक बार रिवीजन की। तो जो भी आपने इस ग्रंथ में पढ़ा तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, रचना, रचयिता का नाम, काल एवं वर्ण विषय। तो संदेश रासक जो है वह किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। यह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का विरह काव्य है, ये मैंने बताया था, विरह काव्य है और खंड काव्य के रूप में। पौमचर्यु जो स्वयंभू का है, ये 8वीं सदी का है और राम कथा है। ऋक्षणेमिचर्यु जो है वो स्वयंभू का है, 8वीं सदी का है, एक कृष्ण कथा है। नए कुमारचर्यु जो हमने बताया स्वयंभू का है, तो ये भी 8वीं शताब्दी का है। महापुराण है, वो पुष्यदंत का है, ये 10वीं शताब्दी का है और तीर्थंकर राम कृष्ण का चरित्र है। भविष्यत कहा धनपाल का है, ये 10वीं सदी के वर्णिक पुत्र भविष्य की कथा है। उपदेश रसायन रास जो जिंदर सूरी का है, 12वीं सदी में नृत्य गीत रास काव्य है ये। परमात्मा प्रकाश जो है वो जोइंदु का है और योगसार दोनों ही जोइंदु के ग्रंथ हैं। 6वीं सदी धर्म दर्शन और 6वीं सदी धर्म दर्शन के ही दोनों ग्रंथ माने गए हैं। पाहुण दोहा ये मुनि राम सिंह का है, ये 11वीं सदी है और ये दार्शनिक इसमें पक्ष दिखाई देता है। प्राकृतिक पेंगलम जो है वो लिखा है लक्ष्मीधर ने और टीका जो लिखी है इसकी टीका वो किसने लिखा है? वंशीधर ने। किसने लिखा है? वंशीधर ने टीका लिखा है, लक्ष्मीधर ने पेंगल ग्रंथ लिखा है। इसमें विद्याधर, जज्जल, बब्बर एवं सारंगधर की रचना को संकलन, ये छंद शास्त्र। ढोला मारूरा दोहा ये कुशल लाभ का है और ये विरह काव्य 11वीं सदी में रचित हुआ है। तो आज के जितने भी ग्रंथ थे वो हमने सारे देख लिए। अब हम बात करते हैं जो BHU, JNU और DU में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आज सामने लेके आया हूँ। JNU, BHU, DU और नेट भी। तो जो मैं पहला प्रश्न रखने जा रहा हूँ ये JNU के क्वेश्चन है। इसके हैं JNU 2019 में पूछे गए प्रश्न है। एक एक को डिस्कस करते हैं। संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है, अभी बताया था। आप ऊपर दिए गए वीडियो पूरा देख लें, फिर इसके बाद में प्रश्नों करें तो काफ़ी सहज आप पाएंगे। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज दास को माना है और इनके जो लेखक हैं वो हैं चंद बरदाई इसके लेखक हैं। आगे जो प्रश्न है वो है आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को बीजोपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है आदिकाल को? तो आदिकाल को इन्होंने आदिकाल की संज्ञा दी है। राहुल सांस्कृत्या ने क्या कहा है? आप सभी बताएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। और जो सांस्कृत्या जी ने कहा है वो कहा है सिद्ध सामंत काल कहा है। तो जो सही उत्तर है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बीजोपन काल उन्होंने ही कहा है। आगे का जो प्रश्न, अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा है वो संवत 1375 से 1700 ईस्वी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये भी JNU का ही क्वेश्चन है। JNU 2019 के प्रश्न हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है वो FEK महोदय का है और एडविन ग्रीव्स का जो है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर वो एडविन ग्रीव्स का है। तो सही उत्तर है FEK महोदय, FEK। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली रास किसका है? तो ये है सालीप्रभ सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये BHU में पूछे गए हैं, BHU 2019 में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो ये हैं गासर तासी। इनका जो ग्रंथ है वो है स्तवादिलालत्यत्य और इंदु हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने चारण काल एवं संधि काल एवं चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है, बीजवपन। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल को आदिकाल कहा है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल की संज्ञा दी है। प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मैंने पिछली वाली वीडियोस में बताया था, तो वो वीडियोस सारी देख लें। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे BHU क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल जो कहा है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। फिर अब करते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की बात। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि अभ्यास प्रश्नों को आप घर से करके लाएंगे। अगली वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बार प्रश्न पढ़ के आपको बता देता हूँ कि भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को क्या नाम दिया?
कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है? और एक और बात, मैं इस जो PDF है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेव कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग आके अपने क्वेश्चंस को हल कर लेना। महापुराण के रचनाकार कौन है? संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक किसका काव्य है ये तो सभी को पता है, अब्दुल रहमान का काव्य, लेकिन किस प्रकार का काव्य है ये आपको बताना है। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना है शालिभद्र सूरी को? और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो अभी तक के जितने भी प्रश्न थे आप सभी ने देखे, आप सभी ने आज हिंदी साहित्य के आदिकाल संबंधित प्रश्नों को देखा, उसमें अपभ्रंश काव्य को पढ़ा। जिन्होंने काले भाजनी नामकरण नहीं पढ़ा है वो जाके पहले की वीडियो में ये काले भाजनी नामकरण पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ हैं हिंदी से रिलेटेड। तो आज का जो अमृत वचन है वह है कि मन से ज़्यादा तुम्हें कोई और नहीं जान सकता, उसी से पूछकर जानते रहो। तो ये जो कथन कहा है वह कहा भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी खुश रहिए और हिंदी साहित्य पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।